नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हम जा रहे हैं इजराइल और फलस्तीन के बीच में जारी यह संघर्ष कहां से शुरू हुआ, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे। 7 अक्टूबर 2023 इजराइल के खिलाफ हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म शुरू किया है। हमास ने गाजा पट्टी पर इजराइल पे 5,000 रॉकेट दागने का दावा किया है। इतना ही नहीं, हमास से जुड़े दर्जनों लड़ाके दक्षिणी इजराइल के अंदर घुस गए हैं। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। इस ताज़ा और गंभीर संघर्ष के बीच ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये विवाद आखिर शुरू कहाँ से हुआ, कहाँ से इन दोनों मुल्कों के बीच में ये विवाद शुरू होता है। गाजा पट्टी क्यों महत्वपूर्ण है दोनों देशों के लिए? यरूशलेम क्यों ये यरूशलेम के लिए लड़ रहे हैं? सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर ये विवाद दुनिया में कब से चल रहा है। इसके लिए इजराइल और फलस्तीन के भूगोल को समझना बहुत जरूरी है। इजराइल मिडिल ईस्ट में मौजूद एक यहूदी मुल्क है। इसके ईस्ट में वेस्ट बैंक और दक्षिण पश्चिमी हिस्से में गाजा पट्टी है। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को आमतौर पर फलस्तीन ही जाना जाता है। वेस्ट बैंक में फलस्तीन नेशनल अथॉरिटी सरकार चलाती है। इसे संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिली हुई है। वेस्ट बैंक में ही इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म का पवित्र शहर यरूशलेम है। इजराइल के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित गाजा पट्टी दो तरफ से इजराइल से घिरा है और इसके एक तरफ भूमध्य सागर और दूसरी तरफ मिस्र से लगता हुआ मिस्र का बॉर्डर है। इजराइल पर ताज़ा हमला इसी गाजा पट्टी पर हुआ है, जिस पर 2007 से हमास का कब्जा है। फलस्तीन में फतेह पार्टी की सरकार है। महमूद अब्बास यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। फलस्तीन और इजराइल के बीच विवाद की नींव प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में ऑटोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही पड़ गई। दरअसल फलस्तीनियों पर पहले ऑटोमन साम्राज्य का ही शासन था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पे पूरी तरह कब्जा कर लिया। उस वक्त इजराइल नाम का कोई मुल्क अस्तित्व में था ही नहीं। जहां आज इजराइल का नक्शा है, वहां पूरी तरह फलस्तीन होता था। तब फलस्तीन में यहूदी अल्पसंख्यक और अरब में बहुसंख्यक थे। उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर जेम्स बॉलफोर द्वारा यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर स्थापित करने के अपने उद्देश्य की घोषणा की गई थी। ये खुलासा वॉलफोर द्वारा लियोनेल वॉल्टर को लिखे गए एक पत्र के रूप में सामने आया था। जनादेश के शुरू होने पे अंग्रेजों ने फलस्तीन में यूरोपीय यहूदियों के आगमन को सुविधाजनक बनाना शुरू कर दिया। 1922 और 1935 के बीच में यहूदी आबादी 9% से बढ़ के कुल आबादी का 27% हो गया। जेरूशलेम या बेथलेहम मुकद्दस, ये स्थान प्रभु यीशु का जन्म स्थान है। यहीं पर यहूदियों का परम पवित्र सोलोमन मंदिर हुआ करता था, जिसे रोमनों ने नष्ट कर दिया, लेकिन उसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। यही वह जगह है जहां से उड़ने वाले घोड़े पर सवार हो हजरत मोहम्मद जन्नत गए थे। इसके बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। हिटलर के शासन में पूरे यूरोप में भयंकर स्तर पर यहूदियों का नरसंहार हुआ। करीब 42 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर्स में डालकर मार दिया गया। यूरोप में रह रहे यहूदियों को इजराइल के अलावा कोई भी जगह अपने लिए सुरक्षित नहीं लगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। वहीं दूसरी तरफ यहूदी और अरब के लोगों के बीच मतभेद काफी बढ़ने लगे। ब्रिटेन इस मसले को सुलझाने में सक्षम नहीं था। उसने ये समस्या संयुक्त राष्ट्र संघ में भेज दी। मसले पर वोटिंग हुई और नतीजा निकला, जहां यहूदी ज्यादा हैं उन्हें इजराइल दिया जाए, जहां फलस्तीनी ज्यादा हैं उन्हें फलस्तीन का हिस्सा दिया जाए। तीसरा था यरूशलेम। इसे लेकर काफी मतभेद रहे। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में लागू कर दिया। यूएन के इस फैसले के फौरन बाद 1948 में ही नवनिर्मित इजराइल के पड़ोसी देशों इजिप्ट, सीरिया, इराक, जॉर्डन ने उस पर हमला बोल दिया। इजराइल ने चारों देशों को अच्छी तरह से हराया। इस लड़ाई के बाद जॉर्डन के पास फलस्तीन के पूरे वेस्ट बैंक का नियंत्रण आ गया। वहीं गाजा पट्टी पर इजिप्ट का कब्जा हो गया। जो थोड़ी बहुत जमीन बची फलस्तीन की, उस पर इजराइल का कब्जा हो गया। इस युद्ध में फलस्तीन का कब्जा ना के बराबर रह गया।
इस युद्ध में 7 लाख अरब फलस्तीनियों को बतौर शरणार्थी अपना देश छोड़ना पड़ा। अरब इजराइल युद्ध के बाद इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने 1967 में फिर से इजराइल पर हमला करने की योजना बनाई। उनके इस हमले से पहले ही इजराइल ने इन तीनों पर हमला बोल दिया। इन तीनों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा था। सीरिया से गोलन हाइट, इजिप्ट से गाजा पट्टी और सिनाई पेनिसुला और जॉर्डन से वेस्ट बैंक। बाद में कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से इजिप्ट को सिनाई पेनिसुला वापस करना पड़ा। पूरा फलस्तीन इजराइल के कब्जे में था। इस युद्ध को 6 डे वॉर भी कहते हैं। फिर आया 1993 का दौर। इजराइल की दमनकारी और सैन्यकारी नीतियों के खिलाफ फलस्तीनियों ने बोलना शुरू किया। इस कड़ी में फलस्तीनी राष्ट्रपति यासिर अराफात ने एक संगठन की शुरुआत की जिसका नाम फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था। इस संगठन ने कई छुटपुट बमबारियां की, विदेशों में स्थापित इजरायली एम्बेसीज पे हमले भी किए। इस दौरान इस देश में हिंसा बढ़ने लगी। इजराइल के कई विमान हाईजैक किए गए। तत्पश्चात एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। दोनों देशों के मध्य शांति स्थापित करने के लिए ओस्लो एकॉर्ड समझौता 1993 होता है, जिसमें निर्णय लिया गया कि फलस्तीन इजराइल को एक अंतर्राष्ट्रीय देश के रूप में मान्यता देगा। फलस्तीन सरकार वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को नियंत्रित करेगी। इस समझौते के लिए इजराइल के यित्जहाक राबिन और फिलिस्तीन के यासिर अराफात को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। यह समझौता 5 साल के लिए किया गया था। सन 2000 में कैंप डेविड 2 में दोनों देश मंच पर आए, लेकिन समझौते में कोई खास सहमति नहीं बन पाई। ये तनाव तब और ज्यादा बढ़ गया जब कैंप डेविड समझौते के फौरन बाद इजरायली राष्ट्रपति यहूद बराक फिलिस्तीनी सीमा 1000 सैनिकों के साथ टेम्पल माउंट पर जाते हैं। इस पर फलस्तीनियों का गुस्सा और ज्यादा फूट पड़ता है। नतीजा फिर से हिंसक झड़पें शुरू। ये ज्यादा खतरनाक झड़पें थीं। इसमें 1000 इजरायली मारे गए और 3200 के करीब फलस्तीनियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये घटनाएं 2005 तक होती रहीं। फिर इजराइल ने अपनी नीतियों में बदलाव किया। उसने गाजा से अपने 8000 सैनिक हटा लिए। 1987 में हमास का उत्थान भी इसी विवाद की देन है। हमास पूरी तरह से एक आतंकवादी संगठन है। पहले सिर्फ PLO ही एक पार्टी थी, लेकिन अब लोग हमास को भी समर्थन देने लगे। दोनों पार्टियों की विचारधारा एकदम अलग थी। दूसरी बात, PLO से जुड़ी पार्टी फतेह हमास को सरकार में लेने से साफ मना कर देती है। इसके बाद 2007 में हमास का पूरी तरह गाजा पर नियंत्रण हो जाता है। इस कारण फतेह को वहां जाना पड़ता है। 2007 से इजराइल और हमास के बीच लड़ाई चल रही है। ताज़ा घटनाक्रम इसी लड़ाई की एक कड़ी है, किंतु इस बार ये मामला इतनी आसानी से ठंडा पड़ेगा लगता तो नहीं। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आया और मेरा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें।